दर्शकों नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर विकास सिंह से। डॉक्टर विकास सिंह यूरोलॉजिस्ट हैं एवं किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विकास सिंह, ये बताइए कि यूरोलॉजी क्या होती है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि हमारी मेडिकल लाइन में एजुकेशन किस तरीके से होती है। जी जी। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसे MBBS कहते हैं। ठीक है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसे MD या MS कहते हैं। MD मतलब कि मेडिकल साइड की ब्रांचेस, मतलब फिजिशियन साइड की ब्रांचेस, जैसे कि पीडियाट्रिक्स है या फिर मेडिसिन है, तो इसे MD कहते हैं। और सर्जिकल साइड की ब्रांचेस जैसे कि ENT डिपार्टमेंट है या फिर सर्जरी डिपार्टमेंट है, इसे MS कहते हैं। जब इसके बाद आप आगे की सुपर स्पेशलिटी पढ़ाई करते हैं तो उसे DM या फिर MCH कहते हैं। इसके अंदर किसी विशेष अंग को लेके या किसी विशेष अंग तंत्र को लेके पढ़ाई की जाती है। तो यूरोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसके अंदर किडनी, प्रोस्टेट, ब्लैडर यानी कि जो यूरिनरी तंत्र होता है उसकी, यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टडी की जाती है। जी जी। तो यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हो गई। और मैं इसके साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट भी करता हूं, जो इस यूरिनरी ट्रैक्ट का एक अभिन्न अंग कहलाता है। तो ये बात हुई यूरिनरी तंत्र की, है ना। यूरिनरी तंत्र में एक आम हिस्सा है जिसको हम किडनी भी कहते हैं, उसका एक पार्ट है। किडनी ऐसा कहते हैं कि शरीर की बहुत सारी चीज़ों को छानने का काम करती है। तो हमारे दर्शकों को ये बताएंगे किडनी को किस तरह स्वस्थ रखा जाए या उसमें कोई दिक्कत ना आए, हमारे जीवन सामान्य रूप से चलता रहे, इसकी कोई वैसी भी प्रक्रिया होती है जो हम अपनी दिनचर्या में इसका ध्यान रख सकें? देखिए, किडनी का वही काम है जो एक कार के अंदर आप इंजन चलने के बाद जो एग्जॉस्ट होता है उसका काम होता है। मतलब कि जैसे ही आपने कुछ खाया तो उसका पाचन तो लिवर कर देगा, पर उससे उत्पन्न हुआ जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको शरीर से बाहर फेंकने का काम किडनी को करना होता है। अच्छा। तो आप जितने टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा खाएंगे, जितनी ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करते हैं या कोई नुकसानदायक एलिमेंट्स उत्पन्न करते हैं, उनको छानने का काम अल्टीमेटली किडनी को ही करना है। तो आपको जो आपकी दिनचर्या में जो चीज़ें आप खा रहे हैं उन सब का पाचन के बाद में उनका निष्कारण करना किडनी का काम है। तो दिनचर्या में आप जो सुधार करना चाहते हैं मैं एक एक करके कुछ समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आप अपने अंदर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखिए। ब्लड प्रेशर हमेशा किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। चाहे आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़े, चाहे आपको व्यायाम करना पड़े, जो भी करना पड़े, आपको ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये किडनी के अंदर नुकसान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अच्छा। दूसरा कारक है नमक और शुगर यानी कि शक्कर। ये दोनों ही, चाहे आप नमक ज्यादा लेंगे चाहे शक्कर ज्यादा लेंगे, ये भी किडनी को बराबर नुकसान करते हैं। तीसरा जो प्रमुख कारण हमारे भारत में देखा जाता है वो है पथरी का बनना। अगर पथरी ज्यादा बनती है किडनी के अंदर, उसकी ट्यूब में जाके फंस जाती है तो ये भी किडनी को नुकसान करती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3-4 नॉर्मल जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो बता दिए। आप इन पे ध्यान दीजिए। कभी ऐसा ना हो कि आपके अंदर पथरी बन गई है और आप उसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं और आगे जाके ये किडनी को नुकसान कर जाए। इन चार बातों पे विशेषतः आप ध्यान रखें तो सामान्यतः किडनी ठीक ही रहेगी। तो ये अगर बात करें अपन सामान्यतः कि जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी पे प्रभाव पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर क्या सीधे किडनी को किस तरह इफेक्ट कर सकता है? जी, किडनी के अंदर क्या होता है कि 2 तरह की खून की नलियां होती हैं। एक तो वो नली होती है जो खून लाती है और खून का छनाव होता है, खून छनता है और उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं और वो बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं। दूसरी खून की वो नली होती है जो किडनी को भरण पोषण के लिए खून ला रही होती है। जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो इन दोनों तरह की नलियों के अंदर बहुत सारा दबाव पड़ता है। अच्छा। और ये नलियां धीरे धीरे करके इस दबाव की वजह से चोटिल होती जाती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ती भी जाती हैं। ये अल्टीमेटली किडनी के अंदर नुकसान करता है। और जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो जो किडनी के अंदर छन्ने लगे हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स करते हैं, उनका भी डैमेज होता जाता है। तो ये नेफ्रॉन्स में जब डैमेज हो जाएगा तो छानने की प्रक्रिया भी बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और काफी दिनों से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा चल रहा है, उनके अंदर धीरे धीरे करके किडनी की खराबी की वजह से यूरिन की मात्रा घटती जाती है। अच्छा। और फिर अल्टीमेटली यही बाद में जाके किडनी फेलियर का कारण बनता है। मैंने जितने भी ट्रांसप्लांट किए हैं उसमें से
काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट केवल इस वजह से करने पड़े हैं क्योंकि जो पेशेंट है, मरीज हैं, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान नहीं दिया और उनका ब्लड प्रेशर कई बार 200-250 के आसपास पहुंचता रहा और उन्होंने उसकी दवा टाइम पे नहीं ली। तो ये ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट कारण है किडनी फेलियर का। अच्छा, ये जो जैसे आपने बताया कि 500 से ज़्यादा आप किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और ब्लड प्रेशर इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है, तो ये किडनी जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हुई है, अब मैंने मान लीजिए मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या रही है और मैंने दवा ली है ना, आज मेरा ब्लड प्रेशर अगर 140 से ऊपर चला गया, 150 160 गया, मैंने दवा ले ली, वो दवा से वो ठीक हो गया, मैंने 3 दिन 4 दिन मॉनिटर कर लिया उसको और वो नॉर्मल आने लगा और मैंने फिर बंद कर दी उसको, अब रोज़ तो मैं उसको मॉनिटर कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या फिर भी किडनी डैमेज हो सकती है? जी, ब्लड प्रेशर का जो दवाई का असर होता है वो तब तक ही रहता है जब तक आप उस दवा का सेवन करते हैं। अच्छा। तो जिस दिन आप उस दवा का सेवन नहीं करेंगे तो उस दिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आज मैंने बंद कर दी, आज सुबह नहीं ली, तो कल अगर मैं चेक करूंगा तो उस दवा के प्रभाव से वो कम नहीं है? कुछ असर तो बचा रहता है। अच्छा। लेकिन अगर आप दवा बंद करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए और भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसे अगर आप व्यायाम करेंगे, अपने खान पान में सुधार रखेंगे, नमक का सेवन कम करेंगे, तेल का सेवन कम करेंगे, तो धीरे धीरे आपका नेचुरल तरीके से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप दवा के साथ में इन सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपकी दवा की जरूरत है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए और आप दवा से मुक्त भी हो जाएं। लेकिन जो अल्टीमेटली आपको देखना है वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर आपकी नॉर्मल लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है और आप ये सोच रहे हैं कि चलिए मैंने दवा से मुक्ति पा ली, अब दवा नहीं खा रहा हूं मैं, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो वो आपके लिए हानिकारक है। जो हानि दवा नहीं करती उससे ज्यादा हानि आपका ब्लड प्रेशर कर सकता है। मतलब दवा लेना जरूरी है? दवा लेना जरूरी है। दवा का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वो बहुत हानिकारक है। नहीं, जैसे मैं जो जानना चाह रहा था कि जनरली लोग करते हैं कि आज दवा ले ली और कल नॉर्मल महसूस हो रहा है, उन्हें कोई किसी तरह की कोई फीलिंग आ नहीं रही है, जैसे कोई चक्कर आते हैं या ब्लर कुछ होने लगता है, जो सिम्टम्स जिस तरह के लोग सोचते हैं और दिखते भी हैं उनको, तो वो कई मेरे ऐसे मित्र भी हैं जो कहते हैं कि वो ज़रूरत नहीं, मैंने बंद कर दी, तो ये इस तरह की चीज़ क्या घातक हो सकती है? जी बिल्कुल घातक हो सकती है। ये जो चक्कर आना या फिर आंखों में दिखाई नहीं देना, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस स्टेज में इस तरह की प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर के केसेस में। अगर आप शुरुआती दौर में देखें ब्लड प्रेशर में, तो उसमें इतनी कोई विशेष प्रॉब्लम आपको शरीर में समझ में नहीं आती है। मालूम नहीं पड़ता, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आप सोचते हैं मैंने दवा तो बंद कर दी लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ। तो ये कोई एक पैमाना नहीं हुआ ये नापने का कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर को जो मापने की मशीन है वही आपका ब्लड प्रेशर सही तरीके से बता सकती है। दिखाई नहीं देना या चक्कर आना तो बहुत एडवांस स्टेज में आके इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब अगर एक बार ये डायग्नोस हो गया है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए? बिल्कुल, आपको ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि समय समय पे अपने फिजिशियन को दिखाएं और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करें और दवा का सेवन रेगुलर करें। अगर दवा से मुक्ति पानी है तो अपने फिजिशियन से आप बात कर सकते हैं कि इसके अलावा कौन से जो कारण हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जीवनचर्या में ब्लड प्रेशर की दवा का जो डोज है या उसको हो सकता है बंद, पर वो आपको साथ में करना पड़ेगा वो सब चीजें डॉक्टर की सलाह से। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह से। खुद से दवा बंद ना करें, क्योंकि अगर आपको खुद से दवा बंद कर दी आपने और आपके अंदर ब्लड प्रेशर इस लेवल तक बढ़ा कि आपको सिम्टम ना प्रोड्यूस करे, यानी कि आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी किडनी में डैमेज तो चल ही रहा है। अगर ये जैसे मान लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे अपन, अगर ये लो होता है तो भी कोई किडनी पर असर डालता है क्या? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर दो तरह की नसें होती हैं। एक जो किडनी पे ब्लड फ्लो ले जाती हैं उसके भरण पोषण के लिए, और दूसरी तरह की नस होती है जो किडनी के अंदर ब्लड को ले जाती है उसके छनाव के लिए। अगर आप ब्लड प्रेशर लो कर देंगे तो छनाव भी रुक जाएगा, क्योंकि छनाव करने के लिए एक निश्चित ब्लड प्रेशर की जरूरत होती है। तो ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो छनाव भी रुक जाएगा, और किडनी जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, शरीर के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑर्गन्स में से है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए अपना काम करने के लिए, एक तरह से समझ लीजिए कि एक बहुत मेहनती ऑर्गन है, तो उस वजह से उसको ब्लड की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप उसको लो ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचा पाएंगे तो भी किडनी को डैमेज हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे किडनी की आपने ये बात तो बता दी कि ब्लड प्रेशर का हमें ध्यान रखना है, और साथ ही नमक और शक्कर का भी इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिट में करना है, जिससे हम किडनी को सुरक्षित रख पाएँ और स्वस्थ रह पाएँ। कई बार ये रहता है कि देखने में भी आता है कि स्वास्थ्य बनाने की दृष्टि से, हेल्थ बनाने की दृष्टि से लोग प्रोटीन का सेवन शुरू कर देते हैं
वो किस तरह का क्या प्रोटीन लेते हैं, कुछ उस तरह की जानकारी भी नहीं होती है। और जो प्रोटीन का उपयोग करते हैं तो कई डॉक्टरों का ये भी मानना है, या हम जिस तरह का यूट्यूब वगैरह पर भी देखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि प्रोटीन का सेवन बहुत ज़रूरी है और कुछ कहते हैं कि इससे किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये क्या भ्रम है, क्या मिथ है? और जैसा कि आप चर्चा के दौरान बता भी रहे थे कि आप YouTube पे इस तरह की दिग्भ्रमित करने वाली जो जानकारियां हैं उसके प्रति भी लोगों को अवेयर करने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। जी, मेरा एक YouTube चैनल है जिस पे मैं कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक और साइंटिफिक जानकारी देने की मेरी पूरी कोशिश रहे। जहां तक प्रोटीन और प्रोटीन के अत्यधिक सेवन की बात है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी का जो मेन काम है, किडनी के अंदर छानने की प्रक्रिया करना है, अपशिष्ट पदार्थ को निकालना है। जब आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो प्रोटीन अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जितना शरीर को जरूरत होती है वो शरीर रख लेता है, बाकी पार्ट शरीर को उसको छान के निकालना होता है। अब आपने किडनी को अत्यधिक मात्रा में काम पे लगा दिया है। आपकी डेली रिक्वायरमेंट 60 to 70 ग्राम्स पर डे की होती है एक सामान्य इंसान के लिए इंडिया में। यस, वेट के हिसाब से। अब आप 120-150 ग्राम्स खा रहे हैं, डिब्बे के डिब्बे मंगा के उसको आप बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे शरीर को, लिवर को और किडनी को इनका पाचन और इनका निस्तारण करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये डैमेज तो करता ही है किडनी को, और आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपका मॉनिटरी लॉस भी हो रहा है और आपको फिजिकल हार्म भी हो रहा है। अच्छा। तो कोशिश करें कि नेचुरल जो प्रोटीन्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों चाहे वो नॉनवेज हों, सामान्य मात्रा में, संतुलित मात्रा में लेंगे तो कोई हार्म नहीं होता है। मेरा तो ये मानना है कि प्रोटीन के जो डिब्बा पैक जो आपके जो पैकेज प्रोटीन आते हैं उनका सेवन ज़रूरत पड़ने पे ही करें, कोशिश करें कि अवॉइड करें। हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट्स में, जैसे ऑपरेशन के बाद कई बार उनको तंदुरुस्त करने के लिए खान पान कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हुआ था तो प्रोटीन का सप्लीमेंट देते हैं। कई बार बच्चों में दुबले हैं, अगर प्रोटीन का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, वेजिटेरियन डाइट पे हैं बहुत दिनों से, नॉनवेज का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, उन कंडीशंस में देना पड़ता है प्रोटीन सप्लीमेंट। पर कोई इंसान 85-90 किलो का है, जिम जा रहा है और हर दिन 150-200 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर रहा है, अल्टीमेटली ये किडनी को हार्म करेगा। मतलब तो जो जिमिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी एक लिमिट में लेने की आवश्यकता है। लेकिन वो जैसे कुछ जिमर से हमारी जो चर्चा हुई वो तो कहते हैं कि हमें हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। जी, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग तभी होगी जब बॉडी में कुछ प्रोटीन जाएगा, क्योंकि बॉडी का जो बिल्ड है वो अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोटीन को ही बनाना है। तो उनके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पर मेरी सलाह उनके लिए भी यही रहेगी कि हमेशा सर्टिफाइड ब्रांड से प्रोटीन लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये प्रोटीन सेफ है कि नहीं और कितनी मात्रा में ले सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में लिया गया प्रोटीन, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे बॉडी बिल्डर हो, चाहे जिम गोवर्स हो, सबको नुकसान करेगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्टर की सलाह से अगर हम प्रोटीन या जो भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आधे अधूरे और अधकचरे ज्ञान पे अगर हम अपना खुद का इलाज करने की कोशिश करेंगे तो शायद नुकसान भी हो सकता है। यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना था कि प्रोटीन का इलाज आप कोई यूट्यूब वीडियो देख के या किसी इश्तिहार को देख के, विज्ञापन को देख के अपना सेवन ना बढ़ाएं। आपको कितनी ज़रूरत है आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं कि आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें एग्जैक्टली कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है। हो सकता है आप दाल चावल और घर की सिंपल खाने में इतना प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा हो जितनी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, और आप बढ़ते हुए एज ग्रुप में है तो हो सकता है वहां पे सप्लीमेंट की जरूरत पड़े। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने लग जाएं। मतलब नेचुरल फॉर्म में अगर हमें प्रोटीन उपलब्ध हो रहा है तो हमारे शरीर के लिए निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बात तो हुई प्रोटीन और किडनी के बारे में। और जैसा कि आपकी यूरोलॉजी से रिलेटेड जब हम बात कर रहे थे तो प्रोस्टेट भी इसी से जुड़ा हुआ एक अंग है। जी हाँ, प्रोस्टेट भी यूरोलॉजी जो ब्रांच होती है उसके अंदर ही प्रोस्टेट की सारी समस्याएं और उनका निदान आता है। प्रोस्टेट को लेके बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे हम वीडियो भी देखते हैं कि वो फला तरीके से ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या इनमें कुछ सत्यता होती है क्या? किस तरह इन चीज़ों को हमें कितना उन पर विश्वास करना चाहिए और कितना आजमाना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपके शरीर में कान है। अभी मैं आपको बोलूं कि आपका कान ठीक हो जाएगा क्या, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब आपके शरीर का एक अंग है जिसे ठीक क्यों करना है? ठीक तो तभी करना है जब उसमें कोई खराबी होगी। कान में कुछ खराबी होगी तभी तो आप ठीक करेंगे। कान की उपस्थिति मात्र से आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो तो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही प्रोस्टेट हमारे अंदर कुछ काम उसका रहता है, सेक्सुअल ऑर्गन है वो, उसका कुछ एक पर्टिकुलर काम रहता है, एक निश्चित एज तक करता है। लेकिन एक प्रोस्टेट के अंदर एक विशेष बात है कि जब आप 50 की उम्र क्रॉस करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
आपको मालूम होगा कि शरीर का हर अंग है वो उम्र के साथ साथ साइज में घटता है। आपका लिवर भी छोटा होने लगता है, किडनी भी श्रिंक होने लगती है, हार्ट भी छोटा होने लगता है, काम कम करता है। लेकिन प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है, जैसे ही आप 40-50 की उम्र क्रॉस करते हैं वो साइज में बढ़ने लगता है। इस साइज में बढ़ने की वजह से एक प्रॉब्लम होती है कि आपको यूरिन का पैसेज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूरिन का पैसेज उसी प्रोस्टेट के थ्रू होता है, उसके बीच में से होकर निकलता है। तो जब प्रोस्टेट धीरे धीरे साइज में बढ़ता है तो बीच वाले पैसेज को वो कंप्रेस करने लगता है, दबाने लगता है। तो प्रोस्टेट को ट्रीट करना जरूरी नहीं है। प्रोस्टेट की वजह से होने वाली कोई प्रॉब्लम अगर है, अगर कुछ उसमें तकलीफ हो रही है, आपको यूरिन पास करने में कोई तकलीफ है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर अगर हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ना कि प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करना। प्रोस्टेट एक आपका शरीर का एक सामान्य अंग ही है। जी जी। तो ये बढ़ती उम्र की एक बीमारी है, ये कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से शरीर का जो क्षय होता है उसमें ये इस अंग की भी अपनी परेशानी होती है। तो इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह इसमें बचाव कर सकते हैं? ऐसे कोई घरेलू उपाय भी हो सकते हैं? हालांकि आप डॉक्टर हैं, चिकित्सा करते हैं, लेकिन ऐसे कोई उपाय भी तो होंगे जिनसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं या थोड़ा सा इसको और डिले कर सकते हैं उस स्थिति तक आने से? देखिए, प्रोस्टेट का क्या है कि प्रोस्टेट हमारे शरीर में रहता है, धीरे धीरे उम्र के साथ में बढ़ता है। अगर आपको ये कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम करने लगता है, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम, जैसे कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, रात में नींद खुल रही है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, या कोई पथरी बनने लग गई है, तब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। इसका ट्रीटमेंट हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं घरेलू उपाय से। घर में दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करके आप इन सिम्टम से बच सकते हैं और इसकी तकलीफ से बच सकते हैं। अगर फिर भी कोई तकलीफ बनी रहती है या पूरी तरीके से उपचार दिनचर्या को सुधार के नहीं हो पा रहा है, तब हम दवाइयों की तरफ जाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया के अंदर। पुरुषों की जो वृद्धावस्था है उसके अंदर मृत्यु दर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉज प्रोस्टेट कैंसर है। तो हमारे इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने लग गई है। अब हम ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, तो क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर 50 की उम्र के बाद ही होता है, तो हमारे जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके अंदर ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो 50 से ज्यादा हैं और पुरुष हैं। इस वजह से प्रोस्टेट कैंसर अब ज्यादा पाया जाता है, प्रोस्टेट की समस्याएं भी ज्यादा देखने में आ रही हैं। तो ये जो आप घरेलू उपचार जो बताते हैं जनरली, क्या हम हमारे दर्शकों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं? जी, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको बार बार उठना पड़ रहा है रात में, या फिर आपको जलन हो रही है, तो सबसे पहले तो एक विजिट तो आपको डॉक्टर की, मतलब यूरोलॉजिस्ट की करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि आपके शरीर में कोई विशेष प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर छोटी मोटी शुरुआती प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जिसमें थोड़ा रुकावट हो रही है, तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिनसे आपको यूरिनरी सिम्टम्स में रिलीफ मिल सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम इंदौर वासी हैं तो सेव और मसालेदार और नमकीन चीज़ें लेना बहुत पसंद करते हैं। बिना सेव तो खाना ही नहीं होगा, खाना नहीं खा पाते हैं। तो अगर हमें इन सिम्टम्स से बचना है तो हमें इन आदतों को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। सेव थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, सेव कम करनी पड़ेगी। ये आपके ब्लड प्रेशर में भी फायदा करेगी। अगर आप सेव कम लेंगे, तेल कम खाएंगे, अचार कम खाएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। जो सेव के अंदर बहुत सारा तेल और नमक रहता है, और ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब इनका पाचन होता है तो शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे प्रोस्टेट और ब्लैडर को सेंसिटिव बना देते हैं, यानी कि उनको उत्तेजना की अवस्था में ला देते हैं। फिर आपको जो यूरिन है, यूरिन आपका एसिडिक होता है। अगर आपका ब्लैडर सेंसिटिव है, प्रोस्टेट सेंसिटिव है, तो उस वक्त जब यूरिन उस सेंसिटिव ऑर्गन से होकर निकलता है तो आपको तकलीफ होती है। तो अगर खान पान में आप मिर्च मसालेदार चीज़ें कम खाएंगे तो थोड़ा सिम्टम्स में आराम रहेगा। इसके अलावा अगर आपको रात में बार बार उठना पड़ता है तो कोशिश करें कि सोने से पहले आप 1-2 बार यूरिन करके सोएं। और शाम के वक्त अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो आप पानी थोड़ा कम पिएं। 6-7 बजे के बाद अपनी पानी की जो मात्रा है इनटेक लेने की वो थोड़ा कम कर दें। जो आपकी शाम की या रात की दवाइयाँ हैं वो थोड़ा सा पहले ले लें। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अगर आप 1-2 ग्लास पानी पिएंगे और किडनी उसको छान के आपके ब्लैडर में भरेगी, जिसकी मात्रा सीमित है जो ब्लैडर स्टोर कर सकता है, तो अल्टीमेटली आपको यूरिन करने के लिए उठना पड़ेगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपना यूरिन पूरा खाली नहीं कर पा रहे हैं, उनको वॉशरूम जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि यूरिन बना हुआ है, वो डबल वॉइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक बार यूरिन में खाली नहीं हो रहा है, आप 2 मिनट ठहरिए, अपने आप को विश्राम दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए और फिर से यूरिन करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपना यूरिन का जो स्टोरेज है वो कम कर पाएंगे। और इन सब तरीकों को अपनाने की वजह से आपको, क्योंकि यूरिन अंदर कम रुकेगा, तो आपको इन्फेक्शन भी कम होगा। अल्टीमेटली आपको पेशाब में जलन और इस तरह की और भी बहुत सारी समस्याओं से आराम मिल जाएगा। अच्छा, ये आपने बताया कि शाम के समय पानी कम पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या
पानी की लिमिट भी कुछ होती है? जैसे कुछ कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो थोड़ा अधिक मात्रा में तो आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पीना भी नुकसानदायक होता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना पानी पीजिए। सामान्यतः हमारे इंदौर जैसे इन्वायरमेंट में आप 2.5 से 3 लीटर पानी अगर दिन में पीते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर खुले में काम नहीं करते हैं तो वो सफिशिएंट रहता है। मतलब लेबर वर्क नहीं है तो 3 लीटर इज सफिशिएंट है। 3 लीटर में आपको पथरी भी नहीं होगी, किडनी भी स्वस्थ रहेगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और शरीर के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ भी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, जब पथरी की आपने 2-3 बार बात की है, किडनी खराब होने में भी एक महत्वपूर्ण उसका रोल बताया है, तो पथरी ना हो इसका भी कोई उपाय बताएं तो ज़रा फायदेमंद हो हमारे दर्शकों के लिए। जी, इसका रामबाण भी पानी ही है। अच्छा, पानी ही इसका रामबाण है, सबसे बड़ा रामबाण है। हमारा सारा ध्यान तो चला जाता है कि वो सारे खाद्य पदार्थ आप बता दीजिए डॉक्टर साहब की कौन सी हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है, कौन सी दानेदार सब्जी नहीं खानी है, या और क्या चीज़ें नहीं खानी है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो इसमें फायदेमंद रहेंगी। सबसे पहला रामबाण, पानी अच्छा पीजिए। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में सेवन करेंगे, पानी कम से कम इतना पिएंगे कि आपको 1.5 से 2 लीटर यूरिन डेली बन रहा है, तो पथरी बनने की संभावना कम से कम रहेगी। इसके अलावा आप अपनी इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप शुष्क वातावरण में रहते हैं तो उसके अनुसार आप पानी की मात्रा बढ़ा लें। इसके अलावा आप खान पान में भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। खान पान के परिवर्तन में बता देता हूँ, जैसे कि चॉकलेट्स का सेवन कम करें, ड्राई फ्रूट्स का सेवन थोड़ा कम करें, हरी पत्तेदार सब्जियां सीमित मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा ना लें, और दानेदार सब्जियां जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, इनका भी सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। पर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप पानी पे लगाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपकी फील्ड भी रही है, किडनी ट्रांसप्लांट के आप विशेषज्ञ हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट किस स्थिति में होता है और कौन जो है वो किडनी का डोनर होता है और किसको वो किडनी लेनी चाहिए, मतलब किन स्थितियों में हम किडनी ट्रांसप्लांट तक हमें पहुंचना चाहिए? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर अगर किसी इंसान की किडनियां खराब हो जाएं तो हम उसके रिलेटिव्स या उसके रिश्तेदार से एक किडनी निकाल के उस व्यक्ति के अंदर किडनी लगा देते हैं जिसके अंदर दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमारी एक किडनी हमारे एक शरीर का पूरा लोड ले सकती है अगर हम बाकी चीज़ों का ध्यान रखें तो। बाकी चीज़ें मतलब ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, नमक हो गया या शरीर में कोई चोट ना लगे, तो सामान्यतः एक किडनी आपका सारा काम कर सकती है। तो ये ऑपरेशन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसान के साथ में करें जो उनका ब्लड रिलेटिव होता है। हमारे नियम भी यही कहते हैं कि हमेशा क्लोज रिलेटिव, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। कोई फर्क पड़ता है ब्लड रिलेटिव होने से? कुछ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सक्सेसफुल होने के? जी हाँ, जी हाँ। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे सबूत हैं कि अगर वो ब्लड रिलेटिव हैं तो किडनी का ट्रांसप्लांट के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारे रूल्स और रेगुलेशंस भी हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हम अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के बाहर किसी का ट्रांसप्लांट करें। विशेष परिस्थितियों में ये करना पड़ सकता है, कई बार हमें जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना पड़ता है, उसके तहत ये किया भी जा सकता है, लेकिन विशेष ऑर्डर्स के तहत। जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की गई है उससे भी विशेष दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ता होगा, डाइट वगैरह का? जी हाँ, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी किसी पेशेंट में लगाते हैं तो कई बार किडनी के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजेक्ट होने का मतलब है कि बाहर से लगाई गई किडनी को आपका शरीर किसी और अंग की तरह लेता है, ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर से किडनी लगी है तो वो उसके अंदर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल करके उसको शरीर से बाहर निकालने की, उसको मारने की कोशिश करता है। अच्छा। इस वजह से हमें उस इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कम करके रखना पड़ता है ताकि उस किडनी का बचाव हो सके, उस किडनी को उस व्यक्ति का शरीर मारे नहीं। इस वजह से जो फॉरेन बॉडी की तरह लेता है, इस वजह से हमें कोशिश करनी पड़ती है कि वो इंसान जिसको किडनी लगी है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है, वो इन्फेक्शन से और शरीर इन्फेक्शन के अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इस कंडीशन में बन सकती हैं, कुछ कैंसर्स भी होते हैं, इनसे बचाव करने के लिए हमें उन पे ध्यान देना पड़ता है। विशेष एक दिनचर्या का पालन करना पड़ता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे कुछ बीमारी फैल जाने के चांसेस हों वो बचें, और दवाइयों का सेवन समय समय पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है और आपने दवाइयाँ छोड़ दी तो कुछ दिनों में ही वो आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी किडनी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसको मारने की कोशिश करने लग जाएगी। अच्छा, तो ये बात हुई किडनी की। जैसे कि अपन पहले चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब आपसे कि किडनी जो है छानने का काम करती है, प्यूरिफाई करती है, तो क्या ये वेरिकोज वेन से भी कुछ इसका रिलेशन होता है?
वेरिकोज वेन, देखिए हमारी जो शरीर के अंदर दो तरह की जो नसें होती हैं, एक जो ब्लड को लेके जाती है, दूसरा ब्लड को लेके आती है। ठीक है। तो जो वेरिकोज वेन नामक बीमारी है वो तो ऐसी बीमारी है जिसके अंदर शरीर के अंदर जो ब्लड वापस लाके हार्ट में पहुंचाने की नसें हैं उनमें कुछ खराबी आ जाए, उनके वैल्स में खराबी हो जाए। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है वेरिकोज वेन का, पर इसका किडनी से कोई खास संबंध नहीं है। अगर इन वैल्स में कोई खराबी हो जाए तो उल्टा फ्लो होने लगता है, कई बार सीधा फ्लो रुक जाता है, मतलब पैरों से हार्ट की तरफ का फ्लो ना होने की बजाय हार्ट से पैरों की तरफ का फ्लो होने लगता है। जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारियां दे दी। हालांकि जो आपकी फील्ड नहीं थी, हमने उस बारे में भी आपसे चर्चा की और आपने उस बारे में भी हमारे दर्शकों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। आपके साथ ये मुलाकात बहुत अच्छी रही और हमारे दर्शकों को भी निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। तो आज का इंदौर डायरी का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।